हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के सबसे बड़े पद के बारे में, यानी हमारे राष्ट्रपति के बारे में। भाई, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद आखिर है क्या? उनके पास क्या-क्या शक्तियां होती हैं? और सबसे मजेदार बात, उनका चुनाव होता कैसे है? चलिए, आज इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, एक-एक करके। ये जो शानदार इमारत आप देख रहे हैं, ये है राष्ट्रपति भवन। ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष यानी हमारे पहले नागरिक का निवास है। समझिए, ये हमारे गणतंत्र की, हमारे लोकतंत्र की शान का प्रतीक है। यहीं से पूरे देश की गरिमा झलकती है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले एक छोटा सा परिचय कि भारत के प्रथम नागरिक कौन हैं। फिर देखेंगे कि राष्ट्रपति का पद और उनकी शक्तियां क्या हैं। इसके बाद सबसे दिलचस्प हिस्सा, उनका चुनाव कैसे होता है। फिर बात करेंगे उनके कार्यकाल की, और हां, आखिरी में सब कुछ फटाफट रिवाइज भी कर लेंगे। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, आखिर राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहते क्यों हैं? और हमारे संविधान में यह पद इतना जरूरी क्यों है? देखिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल 52 बहुत ही सीधा साधा है, पर बहुत गहरा मतलब है इसका। बस इतना कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि भारत एक गणतंत्र है। हमारे देश का मुखिया कोई राजा महाराजा नहीं होगा, बल्कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। और दोस्तों, यही तो हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है। अच्छा, ये तो हो गई पद की बात। अब आते हैं शक्तियों पर। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, ये जानना ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देश के सारे बड़े काम उन्हीं के नाम पर किए जाते हैं। तो आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की सारी एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब कामकाज की सारी शक्ति, राष्ट्रपति में ही होती है। इसका मतलब टेक्निकली तो सरकार के हर काम के हेड राष्ट्रपति ही हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, क्या वो इन सारी शक्तियों का इस्तेमाल अकेले ही करते हैं? इसको ना एक बड़े ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्कूल है, राष्ट्रपति जी उस स्कूल के प्रिंसिपल की तरह हैं। सारे बड़े फैसले, सारे सर्कुलर, सब प्रिंसिपल के नाम से ही निकलते हैं, है ना? लेकिन असल में क्लास कौन लेता है, रोज स्कूल को चलाता कौन है? वो हैं टीचर्स। ठीक वैसे ही हमारे देश में टीचर्स हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। तो पावर तो सारी राष्ट्रपति के नाम पर है, लेकिन उसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट करती है। कितना सिंपल है ना? और इतना ही नहीं, आर्टिकल 53 एक और बहुत बड़ी शक्ति देता है। राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं के, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के सुप्रीम कमांडर होते हैं। सोचिए, किसी देश से युद्ध की घोषणा करनी हो या शांति समझौता करना हो, तो ये फैसला भी वही लेते हैं। हाँ, इसके लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है। चलिए, अब आते हैं शायद सबसे मजेदार हिस्से पर, राष्ट्रपति का चुनाव। ये होता कैसे है? देखिए, प्रक्रिया थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, पर यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो आइए आर्टिकल 54 और 55 की इस पहेली को सुलझाते हैं। तो पहला सवाल, क्या हम लोग सीधे जाकर राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं जैसे लोकसभा चुनाव में डालते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव। तो फिर सवाल उठता है कि भाई, वोट डालता कौन है? राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक खास टीम होती है, जिसे कहते हैं इलेक्टरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल। अब इस टीम में कौन कौन होता है? ध्यान से सुनिएगा। इसमें होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ चुने हुए सांसद, और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायक। एक बात गांठ बांध लीजिए, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है, वो इसमें वोट नहीं कर सकते। अच्छा, टीम तो बन गई। अब वोटिंग का तरीका क्या है? आर्टिकल 55 एक सिस्टम बताता है जिसका नाम थोड़ा भारी भरकम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अरे घबराइए नहीं, इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर किसी के वोट की कीमत एक जैसी नहीं होती, एक खास वोट वैल्यू होती है। ये इसलिए ताकि छोटे बड़े सभी राज्यों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से सही वजन मिले। और वोटिंग में ना अपनी पसंद के हिसाब से 1, 2, 3 करके रैंकिंग देनी होती है। कमाल का सिस्टम है जो केंद्र और राज्यों के बीच एक बैलेंस बनाता है। अब ये वोट वैल्यू का चक्कर क्या है, जरा इस टेबल से समझते हैं। देखिए, एक विधायक के वोट की वैल्यू उस राज्य की आबादी पर निर्भर करती है। जैसे उत्तर प्रदेश की आबादी ज्यादा है, तो वहां के एक एमएलए के वोट की वैल्यू है 208। वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश की आबादी कम है, तो वहां के एमएलए के वोट की वैल्यू सिर्फ 8 है।
देखा, यही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हर राज्य की आवाज सुनी जाए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो चुनाव हो गया, राष्ट्रपति चुन लिए गए। अब सवाल है कि वो अपने पद पर कितने समय तक रहेंगे, उनका कार्यकाल कितना होता है। चलिए इसके लिए चलते हैं आर्टिकल 56 की तरफ। आर्टिकल 56 बिल्कुल साफ साफ बताता है, पहली बात, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है पूरे 5 साल का। दूसरी बात, अगर उन्हें इस्तीफा देना हो तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर उपराष्ट्रपति को देते हैं। तीसरी बात, अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें संसद इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया से हटा भी सकती है। और हां, एक बहुत जरूरी बात, अपना 5 साल का टर्म पूरा होने के बाद भी वो तब तक कुर्सी पर बने रहते हैं जब तक कि नया राष्ट्रपति आकर चार्ज न ले ले। और हां, एक और सवाल आता है, क्या कोई दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? तो आर्टिकल 57 कहता है, बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। हालांकि ये एक मजेदार फैक्ट है कि भारत के इतिहास में आज तक सिर्फ एक ही राष्ट्रपति हुए हैं जो 2 बार इस पद पर रहे, हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए जरूरी है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सारे आर्टिकल्स एक बार में याद हो जाएंगे। तो याद रखिए, आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 53 सारी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 54 चुनाव कौन करेगा, इलेक्टोरल कॉलेज, आर्टिकल 55 चुनाव कैसे होगा, वोट वैल्यू वाला सिस्टम, और आर्टिकल 56 कार्यकाल यानी पूरे 5 साल। सिंपल। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं सबके लिए। राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र के प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट तो हैं, लेकिन सरकार के प्रमुख यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ये जो एक नाजुक सा बैलेंस है ना, यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये शक्ति को किसी एक हाथ में जमा होने से रोकता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। चलिए अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।